नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। आज बात करेंगे द बर्लिंग प्लेन, हादसा या साजिश। देखिए, आज दिन भर से जिस तरह से ये पूरी खबर आई, ये घटना हुई, बहुत दुखद थी। पूरे स्वदेश न्यूज परिवार की तरफ से जितने भी मृतक हैं उनको श्रद्धांजलि और उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे ईश्वर, ये हम प्रार्थना कर सकते हैं। अहमदाबाद में जिस तरीके से विमान हादसा हुआ है, देखिए जब ये घटना हुई 1:39 का समय था और उसके बाद जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ है एकदम अफरा तफरी मच गई, कुछ समझ ही नहीं आया। और उसके बाद शुरू हुआ दौर प्रतिक्रियाओं का। एक्सपर्ट्स के व्यूज आना शुरू हुए कि आखिरकार ये हादसा हो कैसे गया। एक पॉइंट और निकल कर आता है कि वाकई ये कोई हादसा था या इसके पीछे कोई साजिश भी थी। देखिए, तमाम पहलुओं को समझने की जरूरत है। भारतवासियों के लिए और उन सभी देशों के लिए गुरुवार का दिन आज काला साबित हुआ है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश हुआ। यह विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, लेकिन अहमदाबाद के एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद यह प्लेन क्रैश हो गया। इसमें सवार सभी 242 लोगों की मौत हुई है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि फिलहाल अब से कुछ देर पहले एक बड़ा अपडेट है कि एक यात्री जो है वो इसमें सकुशल हैं और उनका अभी जो घायल अवस्था में उनका इलाज हो रहा है। इसमें विमान में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री सवार थे। बाकी 12 क्रू मेंबर्स थे। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहां अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते हैं। हादसे के समय उस इमारत में 50 से 60 डॉक्टर मौजूद थे। इनमें 15 से ज्यादा घायल हो गए। आखिर उड़ान भरते ही क्यों गिर गया विमान और कैसे सामने आएगा पूरा सच? आइए ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं ये प्लेन कैसे क्रैश हुआ। देखिए, टेक ऑफ के 51 सेकंड बाद रडार से संपर्क टूटा। क्या विमान किसी बाहरी हस्तक्षेप का शिकार हुआ? खुफिया एजेंसियों को मिले संदिग्ध कॉल। ये कॉल्स किन किन नंबर से और कहां से आए? क्या ये एक सुनियोजित आतंकी साजिश थी? रनवे के पास संदिग्ध की गिरफ्तारी होना। ब्लास्ट की आशंका भी पूरी तरह खत्म नहीं। फ्यूल टैंक में असामान्य बर्निंग पैटर्न देखे गए हैं। क्या प्लेन में कोई विस्फोटक तत्व रखे गए थे? यह भी एक बड़ा सवाल है। या उड़ान से पहले कुछ छेड़छाड़ हुई थी? ईंधन का अत्यधिक दबाव या फिर कुछ और? लंबी दूरी की उड़ान के लिए भरा गया था ज्यादा ईंधन। ईंधन ने आग और विस्फोटक की तीव्रता को और बढ़ा दिया। आग का कारण क्या सिर्फ फ्यूल ही है? फ्यूल लाइन में बाहरी हस्तक्षेप तो नहीं हुआ? तो सवाल देखिए कई सारे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, अहमदाबाद में जो हादसा हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया है। यह खबर बहुत ही दुख देने वाली है, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मेरी संवेदनाएं सभी प्रभावित लोगों के साथ हैं। मैं लगातार मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हूं जो मौके पर मदद पहुंचा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख व्यक्त किया है और राहत कार्यों की जानकारी दी है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय जांच में जुटा है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रतिक्रिया बलों को तुरंत दुर्घटना स्थल पर भेज दिया गया है। तो लगातार आपको बता दें कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने भी दुख व्यक्त किया है। और लगातार देखिए संवेदनाएं, प्रतिक्रियाएं, श्रद्धांजलि ये आना ही है, क्योंकि जिस तरीके से विमान हादसा हुआ है और ये अंत तक, क्योंकि अब से कुछ देर पहले तक यही खबर थी कि कोई भी बचा नहीं है, लेकिन एक बड़ी खबर आती है इस बीच कि एक यात्री सकुशल है। ठीक है, लेकिन 242 में से यदि हम 241 लोगों को भी देखें कि उनकी यदि मौत हो गई, कोई भी नहीं बचा, तो ये अपने आप में देखिए बहुत बड़ी खबर भी है और गहरा दुख देने वाली है। लगातार देखिए प्रतिक्रियाओं का दौर भी आज दिन भर रहा। किसने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। टेक्निकल फॉल्ट के साथ अगर कोई मिक्सअप ऑफ पायलट एक्शन हुआ है, डिसेंडिंग और कंटिन्यू क्लाइंबिंग, ये दोनों ही चीज नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह तो यह है कि सफिशिएंट पावर नहीं था,
या उस फ्लाइट कॉन्फ़िगरेशन के लिए सफिशिएंट एयर स्पीड नहीं था। अब कैसी स्थिति रही होगी पायलट्स के नजरिए से कि जहाज जो है वो पायलट उसको उड़ाने की कोशिश कर रहा है और जहाज नीचे की तरफ गिरा चला जा रहा है और पायलट को ये पता नहीं चल रहा है ये हो क्यों रहा है, या इंजन पावर नहीं डेवलप कर रहे हैं। इट इज़ अ वेरी बहुत ही डिफिकल्ट सिनेरियो है इस चीज़ को गेस करना, ठीक है। लेकिन FDR विल से बहुत बड़ा सवाल है कि लैंडिंग गियर ऊपर क्यों नहीं था, क्योंकि खबर यह है कि जहाज 600 फीट तक ऊपर गया था, तो 600 फीट तक उसके लैंडिंग गियर ऊपर होने चाहिए थे, और क्या फ्लैप्स अपनी जगह पे था। ये सब इन्वेस्टिगेशन की चीज़ है और किसी को भी स्पेकुलेट करने का हक नहीं है। जिस विस्तार में प्लेन क्रैश होकर गिरा है वहां पे अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के विद्यार्थियों के हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर और अन्य रेजिडेंशियल विस्तार है। उस विस्तार के लोगों को भी ईजा पहुंची है। 50 से जितने घायल व्यक्तियों को सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद लाया गया है, जिन्हें श्रेष्ठ सारवार दी जा रही है। अभी वो सघन सारवार में परंतु स्टेबल परिस्थिति में है। जिसमें प्रिलिमिनरी हमें पता चला है कि 223 जितने पैसेंजर थे। यहाँ पे जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियाँ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी हमसे सहयोग करें। What has happened in Ahmedabad is a very tragic accident. We have lost a lot of people. There are, I understand, several foreigners also. Those updates you will receive from the relevant departments, Ministry of Civil Aviation, Air India and others. And even our Honorable Home Minister is also coming to inspect the site right now. He will be coming here. We'll go through another round of inspection. We'll talk to some of the people who are here and all the teams that are here. And then we are having one meeting at the सर्किट हाउस। जी, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम सब वहाँ पे पहुँच रहे हैं। मुझे लगता है कि 242 लोग थे टोटल, कुल 12 लोग वहाँ के क्रू मेंबर्स थे, 230 लोग प्रवासी थे, यात्री थे। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम पहुँच रहे हैं वहाँ पे। राहत का कार्य स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से चल रहा है। हमारी मिनिस्ट्री उसको कोऑर्डिनेशन कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री उस पर ध्यान रखे हुए। एक बहुत दुखद हादसा गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हो गया है। अब उसमें कई लोगों के हताहत होने के, कई लोगों के घायल होने की सूचना है, लेकिन उसकी अधिकृत पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है। लेकिन इस दुर्घटना में जिनको भी किसी भी प्रकार की क्षति हुई है, उन परिवारों के साथ संवेदना है। उन सबको मैं मेरा श्रद्धांजलि मैं देता हूँ। ये इस घटना की जांच होनी चाहिए और खासकर सुप्रीम कोर्ट के जज, रिटायर्ड हो या सिटिंग हो, जो भी उचित समझे इसका निचोड़ क्या आएगा या किसका फॉल्ट है, ये बाहर निकलेगा। क्या पायलट का है, क्या कोई इंस्ट्रक्शन देने वाले की गलती है, क्या जो लोग दबाव में आके उस विमान को लेके चले, ये सब बाहर आ जाता है। इसीलिए ये इंक्वायरी करना ज़रूरी है। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसको स्वीकार करके आगे चलना। पहली दफा साल के बाद ऐसी ट्रेजेडी हुई है। मैंने जो सुना है उसमें ये है कि जहाज जब उठने लगा और हाइट गेन करने लगा तो इसमें पावर फेलियर होने लगा और पायलट सिर्फ इतना ही कह सका कि मे डे। और जहाज जो है वो एक बिल्डिंग है वहाँ पे 4 मंजिला, जो इसमें डॉक्टर रहते हैं वहाँ के अस्पताल जो वहाँ पे है। अल्लाह जाने उनमें से भी कितनों की जानें गई होंगी। ये बहुत ही अफसोसनाक है। आगे ख्याल रखें कि फिर कभी ऐसा वाक़ा ना आए और इसकी जो है बहुत बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि जहाज को हुआ का। टेक ऑफ होते ही जो है दुर्घटना का शिकार हुआ है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन
जिन लोगों की भी मृत्यु हुई है उनके परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है। और बहुत ही दुख की बात है क्योंकि जो एयरक्राफ्ट जो गिरी है वो बोइंग 787 ड्रीमलाइनर है और आज के हिसाब से ड्रीमलाइनर जो है बहुत ही नया एयरक्राफ्ट है और अच्छी टेक्नोलॉजी है, अपडेटेड एयरक्राफ्ट है। क्या कारण है ये तो इन्वेस्टिगेशन टीम जो है इन्वेस्टिगेट करके ही बताएगी, लेकिन इस तरह के दुर्घटना से जानकारी भी मिली है कि किसी मेडिकल कॉलेज पे भी ये विमान गिरी है। हम लोगों को इस बात का बेहद दुख है। केवल इतना ये भी कहूंगा कि 787 ड्रीमलाइनर जो है बड़ा एक आधुनिक हवाई जहाज है, तो कैप्टन भी बहुत अनुभवी थे, हवाई जहाज भी एक बड़ा एडवांस्ड हवाई जहाज है, तो इसलिए क्या कैसे हुआ ये आज अभी इसका कहना मुश्किल है, लेकिन बड़ी चिंता की बात है। इंडिया के एविएशन सेक्टर पे ये दुर्घटना जरूर हुई, इससे हमें चिंता जरूर है, लेकिन किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे देश में हवाई उड़ान भरने में कोई हमके खतरा है, और हमारा सेफ्टी का रिकॉर्ड भी अच्छा है। देखिए, क्या ये केवल एक हादसा था या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश भी है? सवाल कई सारे हैं, शक की कई वजह हैं। प्लेन ने जैसे ही उड़ान भरी, ठीक 51 सेकंड बाद रडार से संपर्क टूट गया। इतनी जल्दी संपर्क टूटना सामान्य नहीं माना जाता, खासकर तब जब टेक्निकल चेक पूरी तरह से क्लियर था। क्रैश से पहले कुछ अनजान इंटरनेशनल कॉल्स दर्ज की गई थी। इन कॉल्स में AI-171 को लेकर चर्चा की गई थी, जिसका सीधा संबंध इस फ्लाइट से है। खुफिया सूत्रों के अनुसार ये कॉल्स पाकिस्तान और खाड़ी देशों से जुड़े कुछ नंबर से किए गए थे। क्रैश के तुरंत बाद पुलिस ने एयरपोर्ट के रनवे के पास एक संदिग्ध युवक को भी पकड़ा और उसके पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और नक्शे मिले, लेकिन वो कोई पुख्ता जवाब नहीं दे पाया। हालांकि पूछताछ में अभी तक कोई बड़ा सुराग नहीं मिला, मगर उसका वहां होना खुद एक सवाल बन गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार प्लेन जमीन पर गिरते ही जोरदार धमाका हुआ। हालांकि ब्लैक बॉक्स और सामान की जांच में ब्लास्ट के ठोस सबूत नहीं मिले हैं, मगर फ्यूल टैंक में असामान्य बर्निंग पैटर्न देखे गए हैं। ईंधन का अत्यधिक दबाव कुछ और। विशेषज्ञ मानते हैं कि फ्यूल लाइन में बाहरी हस्तक्षेप की भी जांच होनी चाहिए। तकनीकी टीम के साथ साथ अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी भी इस केस को देख रही है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और संदिग्ध कॉल, सभी एंगल से जांच चल रही है। बोइंग कंपनी की टेक्निकल टीम भी जांच करेगी। अब तक मिले संकेतों को जोड़ें तो ये कहना जल्दबाजी होगी कि ये सिर्फ एक हादसा था। बहुत सारी, देखिए, इस पूरी घटना में कुछ चीजों को समझने की जरूरत है और वो ये महत्वपूर्ण है, ये एक हादसा था या इसके पीछे साजिश है। ब्लैक बॉक्स की प्रॉपर तरीके से जब पूरी एक इंफॉर्मेशन आएगी तब पता चलेगा, क्योंकि उसमें हर एक चीज की अपडेट होती है, तब ये पता चलेगा कि आखिरकार इसके पीछे क्या था। लेकिन जितनी भी प्रतिक्रियाएं आई हैं, सभी लोग कहते हैं कि जिस तरीके से ये बोइंग विमान था, ड्रीमलाइनर, बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज इसकी होती हैं। आज नए ज़माने का एयरक्राफ्ट कैसे ये हो गया, ये अपने आप में अब तक एक सवाल बना हुआ है। आज इसी पर हम चर्चा को चलिए आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे गौरव मिश्रा। गौरव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे पवन डोंगरे। पवन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ हैं पीसी थपलियाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अहमदाबाद से वरिष्ठ पत्रकार अभिजीत भट्ट हमारे साथ जुड़े हैं। अभिजीत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विंग कमांडर डॉक्टर राजीव चोपड़ा हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राजीव जी आपसे करना चाहती हूँ। मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ राजीव जी, क्योंकि आप एक विंग कमांडर हैं और कहते हैं ना कि एयरफोर्स देख लें, हम एयरक्राफ्ट देख लें, उससे रिलेटेड जो भी टेक्निकल चीजें होती हैं, ये जो पूरा हादसा हुआ, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि सबके अलग अलग मायने हैं। कोई टेक्निकल इशू बताता है, कोई उसमें प्रेशर की बात कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इस घटना को आपने जितना देखा, क्या मानते हैं? देखिए, इस इंसिडेंट में इट इज टू अर्ली टू से कि क्या फॉल्ट हुआ है। ये तो जब जांच होगी, एयरफोर्स के और डीजीसीए के जो लोग बैठेंगे, वो फिर फाइनल डिसाइड करेंगे। ब्लैक बॉक्स मिलेगा, वो सब चीजें चेक करेंगे, देन ओनली वी कैन टेल। अभी तो हम सिर्फ अपनी दे सकते हैं कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। देयर टू मेनी थिंग्स दैट कैन हैपन।
Like I seen the flight today. अब DGCA ने बर्ड हिट बोला है, तो वो भी गलत नहीं हो सकता, लेकिन आजकल जो माहौल चल रहा है, और फिर ये अहमदाबाद में ही क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी गुजरात से आते हैं। अभी जो माहौल चल रहा है पाकिस्तान, टर्की, चाइना, सो मेनी, हम सिर्फ गाइड ये कर सकते हैं कि इनमें से कुछ हो सकता है, पर DGCA ने तो पहले ही बोल दिया कि ये बर्ड हिट है। सो इट इज टू अर्ली टू से कि क्या हुआ है, तो ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। बट ड्रीमलाइनर इज अ ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट। आई हैव बीन ट्रैवलिंग, आई लिव इन लंदन, और लंदन के लिए सिर्फ ड्रीमलाइनर ही जाता है। तो कुछ साल पहले ड्रीमलाइनर में कुछ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आया था, तो ऑल द ड्रीमलाइनर्स इन द वर्ल्ड वर ग्राउंडेड कर दिए गए थे। उसके बाद ठीक हुआ। मेरे कोर्समेट्स हैं जिनके बेटे इसी एयरलाइन में फ्लाइंग कर रहे हैं, एंड जहाज इज ब्यूटीफुल, देयर इज नो फॉल्ट इन दैट। सो इट इज टू अर्ली टू से। बर्ड हिट भी हो सकता है। अगर बर्ड हिट होगा तो वहाँ पे कोई आपको स्मोक नहीं दिखाई दिया, और जो आग लगी है वो पीछे लगी हुई है, बैगेज साइड में लगी हुई है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से एट दिस अर्ली स्टेज कि क्या हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। राजीव जी वापस आऊंगी। PC थपलियाल जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी। थपलियाल जी, बहुत सारे मायने हैं, क्योंकि हमने, जैसे कि अभी राजीव जी ने भी एक बात रखी, अहमदाबाद में ही क्यों हुआ। जाहिर तौर पर गुजरात की बात आएगी, कनेक्शन आता है, बिल्कुल सही बात है। एक सवाल हो सकता है, हमने भी इस लाइन को लिया है कि वाकई में यह हादसा था या कोई साजिश का हिस्सा। इस वक्त ठीक है, बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन क्योंकि हुआ, हमारे देश में हुआ, हमें लगता है हमें बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी चल रही हैं जिसकी गंभीरता को देखते हुए इस विषय पर चर्चा बहुत जरूरी थी। क्योंकि आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, आज की जो पूरी घटना हुई और ये हादसा हुआ, सबने अलग अलग चीजें कही, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजें आई हैं, क्या मानते हैं? देखो, सब अलग अलग विचार इसमें आ रहे हैं, लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज बराबर घूम रहा है कि हमारे जो CDS थे, जनरल बिपिन रावत, उनका जो हेलीकॉप्टर इसी तरह आग का गोला बना था, और वहां भी अभी तक देशवासियों को ये पता नहीं लगा कि उस ब्लैक बॉक्स से क्या निकला। तो भी मतलब इट इज सिमिलर इंसिडेंट मैंने जो देखा है, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर था, ये एक ऐसा, उस हेलीकॉप्टर का भी देखो, उसका भी अपना एक रिकॉर्ड था, इतिहास था कि कभी ऐसे VIP इंपॉर्टेंट हेलीकॉप्टर कभी ऐसे क्रैश नहीं हुआ, ऐसे आग का गोले में तब्दील नहीं हुआ। उसी तरह आज जो 787 का अपना इतिहास है, इसका 11 साल पुराना ये जहाज जो ऑल द वे प्रूव्ड है वर्ल्ड में, दुनिया बड़े चैन के साथ इसमें ट्रेवल करती है, लेकिन इसका इस तरह से जो हुआ है, ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है जिसके तह तक जाना होगा, और इसमें कोई लुका छिपी नहीं करनी होगी, क्योंकि जो एक आदत सी बन गई है हमारी कि हर चीज को हम ढकते हैं, जब तक हम दुनिया के आगे ओपन होके ना आए और ब्लैक बॉक्स का जो कुछ भी डिटेल मिले उसको बहुत साफ गोई से हमें देश के आगे रखना पड़ेगा, विश्व के आगे रखना पड़ेगा। इसको तो रखना पड़ेगा। ये घटना केवल अहमदाबाद तक सीमित नहीं है, ये घटना पूरे विश्व की घटना बनी है। इसमें 787 की जो क्रेडिबिलिटी है वो भी दांव पे है। और जिस तरह से कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि टेम्परेचर हाई हो रहा है, टेम्परेचर हाई में हवा पतली हो जाती है, विंग्स कंट्रोल नहीं होते, और कई ये बोलते हैं कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर ये घटना तभी हो सकती है जब बोथ द इंजन, किसी ऐसे प्लेन के बोथ इंजन फेल हो जाए, तो तब जाके ऐसी घटना हो सकती है, ये लगाया जाता है। लेकिन जितने भी आज टेक्निकल एक्सपर्ट हैं वे पूरे माथा पूरा इसमें लगाते हुए उनकी समझ में आ नहीं रहा है कि आखिर हुआ क्यों रडार का कनेक्शन इतना फास्ट ढंग से कट हो गया, जो 51 सेकंड में कट हुआ। ये जो बहुत अचंभित करता है कि किस तरह से, क्योंकि बर्ड हिट का भी मामला किसी को ये दिखाई नहीं देता, और जो विंग कमांडर साहब ने बोला कि भाई आग पीछे के हिस्से से लगी है। तो इन तमाम सवालों में गिरा हुआ ये जो प्लेन क्रैश है, ये भारत के लिए बहुत ही गंभीर है। यहाँ पे कोई
वो ये इफेक्ट बट नहीं चलेगा। यहाँ पे केवल सच और सच चलेगा और सच के अलावा कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि हम बड़े चिंतित है, क्योंकि पूरा हमारी जो वर्ल्ड कनेक्शन है, जिस तरह से हम टोटली अभी G7 भी होने वाला है, G7 में हमारे प्राइम मिनिस्टर हिस्सादारी करने वाले हैं, वहां पे जिस तरह से खालिस्तानी का मैं पहले भी जिक्र किया था, इसी उसमें चर्चा हुई थी कि क्या किसी का भी इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता इस घटना को, और ऐसी घटनाओं का हमें ईमानदारी से हल निकालना होगा अगर देश को सुरक्षा कवच के तौर में हमें रखना है। तो हमारी जो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, और विंग कमांडर राजीव साहब ने बहुत सही ढंग से अपने विचार रखे। इस फील्ड के व्यक्तित्व हैं और निश्चित तौर से उनकी बातों को मैं सल्यूट करता हूं, और जो ये घटना हुई है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जी बिल्कुल, थपलियाल जी वापस आऊंगी मैं। अभिजीत जी हमारे साथ जुड़े हैं, अहमदाबाद से, वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्योंकि उनकी भी प्रतिक्रिया, क्योंकि अहमदाबाद से ही जुड़े हैं, बहुत नजदीकी से तमाम चीजों को देखा होगा। मेरी आवाज पहुंच रही है अभिजीत जी? अभिजीत जी मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, मेरी आवाज शायद अभिजीत तक नहीं पहुंच रही है। गौरव जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है। गौरव जी, क्योंकि आज दो पहलू हैं इसके, एक हादसा वो हम देख ही रहे हैं, या फिर इसके पीछे की साजिश, क्योंकि आज दिन भर प्रतिक्रियाएं भी ऐसी आई। इस पैनल में भी जो एक्सपर्ट बैठे हैं उन्होंने भी एक आशंका जताई है, बहुत जल्दी होगा कुछ भी टिप्पणी करना, लेकिन हम इन चीज़ों को लेट गो नहीं कर सकते, क्योंकि आप समझिए 242 यात्री टोटल थे। हालांकि अभी कुछ देर पहले जो खबर आई, एक यात्री सकुशल है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी 240 या 41 लोगों का मर जाना, मुझे लगता है ये भारत देश के लिए बहुत बहुत बड़ी ऐसी घटना आई है जिसके लिए शब्द नहीं है। सभी लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। अब क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है ब्लैक बॉक्स जो होगा, जो जांच होगी, जो इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, वो इतनी क्लियरिटी से आए कि लोगों तक एटलीस्ट वो पहुंचे कि आखिर हुआ क्या। अब ये सब जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ, और ये जिम्मेदारी सरकार की भी होगी कि जिस तरीके से तत्परता दिखाई है, लोगों को रवाना किया है, पीएम मोदी खुद इसको लेकर एक्टिव हुए थे, तो इसी तरह से जांच को भी फटाफट लेकर सामने लाया जाए। जी राखी जी, ये घटना भारत के इतिहास में एक काले धब्बे के रूप में, एक दुखद घटना के रूप में हमेशा याद की जाएगी, और विशेष रूप से उस समय इस घटना का और भी संशय बढ़ जाता है, रहस्यमयी हो जाती है, जब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत अव्यवस्थित है, चाहे वो रूस यूक्रेन की बात करें, या फिर गाजा की, इसराइल की बात करें, या अभी हाल ही में सिंदूर ऑपरेशन हुआ, अभी आपने कुछ समय पहले ही देखा, टर्किश की जो ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी थी उसको डिबार किया गया, या फिर एमआरओ में भी टर्किश कंपनी थी उसको भी डिबार किया गया। तो संभावनाएं किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन किसी भी नतीजे पर अभी पहुंचना और एक पैनिक जैसा माहौल खड़ा करना वो बहुत दुखद हो जाएगा और भी ठीक नहीं रहेगा। और मुझे लगता है कि इसको बिल्कुल हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो हैं, डीजीसीए जो है, इंडियन एयरफोर्स जो है, और आवश्यकता पड़ी तो बाहर की एजेंसीज को भी इन्वॉल्व करके इसके सत्य के तह तक जरूर जाएंगी और इसे उद्घाटित करेंगी। देखिए, ये सभी एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये ड्रीमलाइनर दुनिया के सबसे विश्वसनीय जहाज हैं जो लंबी दूरी की यात्रा तय करते हैं, और लेकिन इसी में एक जॉन बर्नेट काम किया करते थे, और 2019 में उन्होंने इस पर आरोप लगाए थे, जो कम गुणवत्ता के पार्ट्स बोइंग लगा रहा है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन देने के लिए। अंततः उनके आरोप कुछ हद तक सत्य भी साबित हुए, और रहस्यमयी स्थिति में उनकी मृत्यु भी हो गई। तो हम सभी पक्ष पर, सभी पहलुओं पर हम ये उम्मीद करते हैं कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज उसको देखेंगी, ध्यान देगी, लेकिन अभी प्राइमा फेसाई स्टेज पर हम इस बात को कह सकते हैं कि जिस तरह से ये दुखद हादसा हुआ है, ये बहुत पीड़ादायक है। पूरा देश जो है मर्माहत है, बहुत पीड़ा में है, और मुझे लगता है कि अभी किसी भी प्रकार का किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना उचित नहीं है। निश्चित रूप से सरकार इस घटना को उद्घाटित करेगी, और हमारी एजेंसीज जो हैं इसके सत्य को बाहर लाएंगे, और इस भविष्य में कभी इस तरह का घटना न घट सके। और वो भी उस समय, देखिए, भारत इस समय बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, दुनिया के ताकतवर देशों के आंख में चुभ रहा है, डंके की चोट पर अपनी बात कर रहा है,
झुकने के लिए तैयार नहीं है, अपने हितों के प्रति पूरी तरह से कटिबद्ध है। तो ऐसे में भारत चुभ तो रहा है, हम इन संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम जब तक जांच पूरी ना हो, जब तक सभी सत्य बाहर ना आ जाए, तब तक किसी भी के ऊपर आरोप लगा देना ये उचित नहीं होगा। राकेश, बिल्कुल ठीक है। गौरव जी वापस आऊंगी। पवन जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी आवाज आ रही है आपकी क्लियर। पवन जी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? द बर्लिंग प्लेन हो गया ये तो, और बिल्कुल है, पूरी तस्वीरें दिन भर देखी, तमाम लोगों को भी सुना। क्या लगता है, वाकई हादसा तो है, हम देख रहे हैं, लेकिन क्या किसी साजिश का हिस्सा मानते हैं? जी सबसे पहले जो एक्सीडेंट ये हुआ है, एक प्योर एक्सीडेंट राइट नाउ तो अभी लग रहा है, और इस एक्सीडेंट के अंदर जितने लोग जो जिनकी मतलब दुखद घटना ये जो घड़ी, मैं सबसे पहले सबको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और पूरा देश शोकफुल है, क्योंकि ऐसी घटना घड़ी है ये कि जो वेरी अनप्रिडिक्टेबल, और जिसमें देखिए आप जाकर वो क्रैश होना, वो भी बीजे मेडिकल कॉलेज के ऊपर, खासतौर पे जो मेस है उस मेस के ऊपर वो क्रैश हुआ है। तो दो सवाल हमारे सामने बहुत बड़े होते हैं। एक तो जब जांच होगी, उस जांच में पता चलेगा कि एक्चुअल इसमें क्या हुआ था, क्योंकि बहुत ट्रस्टवर्दी ये एयरक्राफ्ट है, 11 साल का इसका इतिहास रहा है, और जैसे काफी लोगों ने जिन्होंने ट्रैवल किया उन लोगों ने भी बताया, और जो लोग उसका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं वो सभी लोग बताते हैं कि बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है, ट्रस्टवर्दी एयरक्राफ्ट है। तो सबसे पहले तो हमको दो चीजों पे अलर्ट रहने की जरूरत है कि जब तक पूरी तरीके से ये इसकी घटना की जांच नहीं होती, कोई भी चीज की प्रतिक्रिया देना ये बहुत ही प्राइमा फेज होगा। और दूसरा देखिए, एयरपोर्ट के नजदीक जो इमारतें बनती है, बिल्डिंग्स जो बनती है, कई बार ऐसा होता है कि एयरक्राफ्ट जब टेक ऑफ करता है तो उसके पश्चात जो बड़ी ऊंची इमारतें होती है उनके वजह से कई बार धोखा होने के चांसेस होते हैं। तो आज हमारी एक और आई ओपनर है, गुजरात के अंदर ये जो कॉलेजेस बिल्डिंग्स जो बनी है, इनके सबके परमिशंस और एयरपोर्ट के कितने नजदीक है, ताकि फ्यूचर के अंदर ये देखा जाए कि ऐसी घटना किसी भी पार्ट में ना हो, मेरे भारत के किसी भी पार्ट में घटना ना हो, इसका हमने केयर करना चाहिए। ठीक है पवन जी, ठीक है, वापस आऊंगी। अभिजीत जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, मैं आपको सुन पा रही हूँ। अभिजीत जी, सबसे पहले तो इस पूरी हादसे पर आपकी प्रतिक्रिया, और मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को आपने, क्योंकि आप अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत नज़दीकी से इन चीज़ों को देखा समझा होगा। अमूमन पहले भी कई फ्लाइट्स गई होंगी, और जहाँ तक ड्रीम लाइनर की आज सब बात कर रहे हैं, अपनी एक्सपर्टीज इसकी होती हैं। अभी एक छोटा सा विजुअल्स हम चला रहे थे, उसमें भी मैंने बहुत ध्यान से देखा, जो प्रॉपर एयरपोर्ट के वहाँ से लिया गया है, जहाँ वो एकदम टेक ऑफ होता है, जा भी रहा है प्रॉपर तरीके से, एकदम बहुत स्लो होके एकदम डाउन हुआ। ये वाकई एक बड़ा सवाल है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ, क्योंकि इसके पहले तो कई सारी चीजें होती हैं, कई सारी जांच होती है। कैसे इस घटना को आप ले रहे हैं? बिल्कुल, मैं बता दूं तो आज दोपहर में 1:39 पे ये फ्लाइट AI 171 ने टेक ऑफ किया, और महज कुछ ही सेकंडों में वो क्रैश हो गया। और जिस तरह से जो खबरें आई है और जिस तरह से रिपोर्ट मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा बताया जा रहा है कि पायलट ने जो काफी तजुर्बे वाला था, 8200 घंटे की उसकी उड़ान की एक्सपीरियंस भी है, तो काफी एक्सपीरियंस पायलट था, और उसने मे डे का भी मेंशन किया था। और जैसे ही ATC अहमदाबाद को ये मैसेज मिला, तुरंत रिस्पॉन्ड किया, तो लेकिन रिस्पॉन्ड करे उससे पहले ही ये फ्लाइट क्रैश हो गई। और जिस तरह से क्रैश हुई है, कहीं ना कहीं उसमें जो टेक्निकल जो एस्पेक्ट है, टेक्निकल इंस्पेक्शन होते हैं, चाहे डोमेस्टिक फ्लाइट हो या इंटरनेशनल फ्लाइट हो, टेक्निकल इंस्पेक्शन के बाद ही उसको अप्रूवल मिलती है टेक ऑफ की, और ATC भी अप्रूवल देता है। तो उसके चलते कहीं ना कहीं टेक्निकल फॉल्ट था, ऐसा बताया जा रहा है कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से इंजन में गड़बड़ी आई टेक ऑफ करने के बाद तुरंत ही, इसलिए उस पायलट ने मे डे का मेंशन किया था। और जिस तरह से फ्लाइट क्रैश हुई है, 242 यात्री थे उसमें, 12 क्रू मेंबर और 230 यात्री थे। फिलहाल अभी तो एक का वीडियो आया है, एक बच गया है यात्री, लेकिन ऐसी भी खबर आई है कि दूसरा एक यात्री भी बचा है, उसकी जांच चल रही है, कहाँ पर है वो, क्या है, इस तरह से उसका जो है वो।
तो उसकी जो जो घटना हुई है उसमें कहीं ना कहीं ऐसा बताया जाता है कि कुछ न कुछ साजिश का भी हाथ हो सकता है। उसके लिए जांच पड़ताल भी होगी। डीजीसी की टीम भी आ गई है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आ गए, उन्होंने भी ये मुआवजा लिया वहां पर घटना जो जहां पर ये फ्लाइट क्रैश हुई थी। और खास करके ये फ्लाइट जब टेक ऑफ हुई उसके बाद क्रैश हुई तो नजदीक में जो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, उसकी हॉस्टल के मेस के ऊपर उसका एक मलबा एक भाग जाके हिस्सा जाके गिरा है। और उस टाइम पे लंच टाइम होने की वजह से वहां पे इंटर्न्स लंच के लिए आए हुए थे, तो उनको भी नुकसान हुआ है, बिल्डिंग को भी नुकसान हुआ है। काफी सारे डॉक्टर्स को भी वहां पर ऐसा बताया जाता है कि 20 से 50 डॉक्टर्स वहां पर लंच के लिए आए थे, उसमें से कई लोगों की मौत हुई है। तो अभी मौत का आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कितने लोगों की मौत हुई, लेकिन जो यात्री है उसमें 240 की मौत की तो पुष्टि हो गई है। उसमें खास करके पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी अपने परिवार से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे और वो भी आज उसी फ्लाइट पे थे और बिजनेस क्लास पे 2D नंबर की सीट पे बैठे थे। उनका भी निधन हो चुका है इस क्रैश में और इसकी आधिकारिक पुष्टि भी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने कर दी है। तो जिस तरह से घटना हुई है, प्रधानमंत्री भी कल आने की संभावना जताई जा रही है और जांच भी चल रही है। उस इन्वेस्टिगेशन के बाद सही मालूम पड़ेगा कि ये जहां पर भी टेक्निकल फॉल्ट था तो इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी गई या कोई साजिश थी तो किसकी साजिश थी, वो सब अब सभी पहलू पे जांच होगी। उसके बाद ही आखिरी निष्कर्ष आएगा कि क्या था पूरा मामला और किस वजह से ये फ्लाइट क्रैश हुई। क्योंकि मुझे याद है कि 1988 में भी अहमदाबाद में एयरपोर्ट के नजदीक ही कोतरपुर में मुंबई से अहमदाबाद की एक फ्लाइट क्रैश हुई थी। उसमें 135 यात्री सवार थे, उसमें से 2 यात्री बचे थे, 133 लोगों की मौत हुई थी। तो ऐसी ही घटना 37 सालों के बाद अहमदाबाद में हुई है। तो ये काफी दुखद और बेहद भयावह घटना है। जी बिल्कुल ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। आरपी श्रीवास्तव जी, आज दिन भर से 1:39 से कभी सोचा नहीं था, हालांकि पहली बार ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस तरह की जो घटना आज हमने देखी, सभी लोगों की मृत्यु हो जाना, सिर्फ 2 लोगों की अभी बात आ रही है, जैसा कि अभी अभिजीत जी भी कह रहे थे कि एक और यात्री की खबर है सकुशल होने की, यानी 2 लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन 240 लोग तो अब इस दुनिया में नहीं हैं। सबसे दुखद ये भी हो जाता है कि जब इस तरह का कोई हादसा हो जाए या साजिश का हिस्सा है, जो भी कहिए इसको, ये देश में हुआ, अहमदाबाद गुजरात का एक फैक्टर लाया ही जा रहा है। जांच का विषय ज़रूर है, लेकिन बहुत सारे पहलू हैं। ड्रीम लाइनर को बहुत अच्छा भी बताया जा रहा है। इस तरह की घटनाएं एक लंबे समय बाद हमें देखने को मिली है। ओवरऑल देखें, क्या आप मानते हैं? देखिए राखी, जहाँ तक ये घटना का सवाल है, एकदम ये निःशब्द और एक तरह से बड़ी दुखद घटना, और हमको लगता है कि हमारे देश के लिए एक सबसे बड़ी इस घटना के बारे में अगर सोचा जाए तो हमको लगता है पूरा देश इस बात को लेकर दुखी है। मेरा ये मानना है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने तत्काल तत्परता दिखाई, गृह मंत्री जी ने और वहाँ का प्रशासन और ख़ास करके लोगों ने, लेकिन इस जब देखिए प्लेन उड़ा और तत्काल क्रैश हुआ, उसके बाद उसमें आग लग गई। हमें लगता है कि जितने यात्री जिनकी दुखद मृत्यु हुई है वहाँ पर या क्रू मेंबर समेत किसी को ये मौका नहीं मिला कि इस घटना पर किसी तरह से उसे बचा जा सके। और शायद यही वजह, जो भी 1-2 यात्री जो बचे हैं वो तो ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि इस घटना में कैसे बच गए। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात जो समझ में आती है, जो आपने अभी कहा कि आखिर क्या है। देखिए, जब भी कोई प्लेन उड़ता है तो उसके पहले उसका पूरा टेक्निकल जांच होती है, तमाम चीज़ें होती हैं, उसमें फ्यूल कितना है, कहाँ तक पहुँचेगा, और एक लंबी दूरी का प्लेन है और इसमें देखिए अपने देश के और विदेशी नागरिक भी थे। इन सारी चीज़ों को देखा जाए और जिस तरह से ड्रीम लाइनर इस प्लेन के बारे में जो बताया जा रहा है कि सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छा प्लेन है, और जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें जो भी सफ़र करना यात्री एकदम अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। तो अब ये घटना हुई तो निश्चित रूप से कई सवाल खड़े होते हैं। क्या उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट थी या कोई घटना कोई भी जगह थी तो ये पहले से क्यों नहीं चेक हुई, और अचानक या कोई साजिश, जिस तरह से जो आज का माहौल है पूरी दुनिया का, खास करके आपने अभी देखा होगा कि हिंदुस्तान किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, पूरे विश्व में बहुत सारी घटनाएं इस तरह की हो रही हैं। तो हमें लगता है कि NIA जांच करेगी, जांच एजेंसियां अपना काम करेंगी, ब्लैक बॉक्स के माध्यम से पता लगाया जाएगा कि जो है आखिर हादसे का कारण क्या है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आराखी देखा जाए
तो एक बड़ा ही एक तरह से कहा जा सकता है कि हम हिंदुस्तान के लिए, तो अपने देश के लिए, भारत देश के लिए एक बड़ी दुखद घटना है और बहुत बड़ी घटना है। और हमें लगता है कि आज जो यात्री सफ़र करता है, जो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहता है और इस तरह की अगर घटना होती है और इस तरह का जो ड्रीम लाइनर जो प्लेन है जो काफ़ी सुरक्षित है, तो हमें लगता है कि एक शंका कुशंका भी लोगों के मन में आएगी। और आज देखिए जिस तरह से हमारा मतलब पूरी एजेंसियां, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, तमाम लोग और वहाँ के स्थानीय प्रशासन, और सबसे खास बात, एक दुखद बात ये भी है कि उसमें पूर्व मुख्यमंत्री रूपाणी जी का भी निधन हुआ। तो हमें लगता है कि स्वदेश न्यूज़ ऐसे मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की घटना के पीछे क्या कारण है, इसकी भी जांच जो है मुस्तैदी से, तत्परता से की जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए वापस आऊंगी एक बार फिर से। राजीव जी, एक महत्वपूर्ण सवाल आया है क्योंकि आप एक विंग कमांडर हैं। आज बहुत सारी, हालांकि आपने कहा जब तक पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाता कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन क्योंकि आप एक विंग कमांडर हैं, किसी भी प्लेन की हम बात करें, क्योंकि ड्रीम लाइनर की आज कई एक्सपर्टीज के बारे में हमने पढ़ा, उसको समझा और बहुत सारी चीज़ों को देखा। मैंने जैसे पहले भी कहा था, किसी ने कहा एक प्रेशर का बैलेंस बहुत देखना पड़ता है, फ्यूल और बाकी एक्सपर्टीज अलग होती हैं, इंजन की बात होती है। एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट निकला जो कई एक्सपर्ट को आज मैंने सुना देखा, उनका ये मानना है कि जब टेक ऑफ होता है और एकदम से लैंडिंग होती है, वो दोनों चीजें जब एकदम से होती हैं, वो सिचुएशन, वो कंडीशन बहुत ज्यादा मुश्किल भरी होती है। तो इस चीज को बैलेंस कर पाना एक पायलट के लिए मुश्किल होता है। लेकिन जो एक्सपर्ट थे वो वहां मेडे कॉल कर चुके थे और इतना सेकंड भी नहीं मिला, क्योंकि वो फ्लाइट बहुत दूर नहीं गई है, वो गया है विद इन अ सेकंड, कुछ ही सेकंड में ये हो गया। तो क्या वो जो एक मेडे कॉल किया गया वो प्रॉपर पहुंचा नहीं, या जब तक उस पर रिस्पॉन्ड होता वो क्रैश हो गया? ये टेक ऑफ, लैंड होना और इस बीच में मेडे कॉल के बाद उसका क्रैश हो जाना, इतना सा जो टाइम पीरियड था, ये कितना पैनिक हुआ होगा? क्या एक रीजन आप देख सकते हैं? देखिए, अगर टोटल टाइम आप देखिए तो इट वाज अराउंड 51 सेकंड्स। हाँ। और जो कैप्टन सबरवाल थे, ही हैज गॉट अराउंड 8200 आवर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और जो फर्स्ट ऑफिसर था उसका थोड़ा कम था, 1100 आवर्स एक्सपीरियंस है, सफिशिएंट एक्सपीरियंस है। टेक ऑफ, लैंडिंग इतना एक्सपर्ट है, देयर इज नो प्रॉब्लम। टीवी पे और आप फ्यूल की बात कर रहे हैं, जैसे फ्यूल 9 आवर्स की फ्लाइंग है फ्रॉम लंदन टू गैटविक, 9 आवर्स का जितना फ्यूल चाहिए, एंड पॉइंट एक होता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, कि अगर वेदर खराब है तो मैं वापस किस एयरफील्ड में आ सकता हूं, तो सारी कैलकुलेशन के हिसाब से फ्यूल लिया जाता है। और दूसरी बात जो आपने देखी, अगर आप ध्यान से आप वीडियो देखेंगे दोबारा, टेक ऑफ हुआ, टेक ऑफ के बाद इमीडिएटली एक हाइट होती है, प्रिस्क्राइब्ड हाइट, जब अंडरकार्ट्स ऊपर कर दिए जाते हैं। अब इस एयरक्राफ्ट में देखिए अंडरकार्ट्स आर स्टिल डाउन। इन द मीन टाइम पायलट्स ने मेडे कॉल भी दे दिया है। नाउ यू कैलकुलेट 51 सेकंड में सारे इंस्टेंसेस होने, अंडरकार्ट्स भी ऊपर करना है, फ्लैप्स भी अप करने हैं और मेडे कॉल भी देनी है। पायलट को बहुत पहले पता चल गया था एयरक्राफ्ट इज सिंकिंग, तो इतना टाइम नहीं होता कि फ्लैप भी अप करना है, अंडरकार्ट्स भी अप करने हैं, मेडे कॉल भी देना है। इतने में आपके 45 सेकंड, 51 सेकंड वेरी इजीली हो जाते हैं। एंड पैनिक तो ऑफकोर्स कोई भी हो, जितना मर्जी एक्सपीरियंस्ड हो, थोड़ा बहुत हो जाता है। एंड 51 सेकंड्स इज टू लेस अ टाइम। और जब पायलट को ऑलरेडी पता चल गया कि एयरक्राफ्ट सिंक कर रहा है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट एट दैट मोमेंट। अभी किसी ने बताया जैसे कोई बिल्डिंग्स आ जाती हैं, एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करके 2000 फीट तक टर्न कर जाता है, जिधर भी उसको जाना है उस डायरेक्शन में, तो उससे पहले, टर्न करने से पहले उसके अंडरकार्ट्स अप हो जाते हैं। तो यहाँ पे अंडरकार्ट्स भी अप नहीं हुए। तो ये सारे सीक्वेंसेस जब ब्लैक बॉक्स मिलेगा तभी पता चलेगा कि व्हाट वाज द फॉल्ट, कहाँ पे फॉल्ट हुआ। और पायलट को इतनी जल्दी पता चल गया कि जहाज सिंक कर रहा है। अब दोनों इंजन एक साथ तो कभी फेल नहीं हो सकते, बिल्कुल। ऐसे तो नहीं हो सकता कि जितने इंजन है सारी बर्ड्स एक साथ आके सभी इंजन पे लग जाए। एक इंजन पे लगेगा, 2 पे लग सकता है, सारा तो नहीं फेल हो सकते। तो ये सब हम अपना अटकलें लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है, वो तो फाइनल जब आएगा इन्वेस्टिगेशन होके तभी कह सकते हैं हम। अब जैसे वाई अहमदाबाद, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज। अहमदाबाद ही क्यों चूज किया? श्रीनगर में भी क्या बोला गया था, मोदी जी को जाके बता दीजिए। मैं तो यही कहूंगा, बीइंग अ इंडियन, दे हैव टेकन अ पंगा विद अ रॉन्ग पर्सन, एंड आई पे कॉन्डोलेंसेस टू ऑल दोज हु आर किल्ड। और ये टाइम है पूरे देश को एक साथ रहना है। बहुत दुश्मन है,
मैं कितने बार ट्रेवल कर चुका हूँ लंदन से यहाँ। एयर इंडिया की फ्लाइट की टिकट सबसे कम है एज कंपेयर टू अदर कंपनीज। तो मार्केट में बिजनेस करना है लोगों को, अब एक दूसरे को नीचा भी दिखाना है, कुछ भी हो सकता है। इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग ऑन दिस सब्जेक्ट। अच्छा, तो ये जब इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाएगा तभी बता सकते हैं। अच्छा, एक बात और है, जैसे कि जो शंका आप जाहिर कर रहे हैं, आपने कहा एक एग्जाम्पल पहलगाम का भी दे रहे हैं, अहमदाबाद। वाई अहमदाबाद ही क्यों? जाहिर तौर पर गुजरात है, कनेक्शन नरेंद्र मोदी जी के साथ है। अच्छा, एक चीज और है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सर, यदि एक आशंका ये भी कोई हो सकता है, क्या कोई आतंकी साजिश तो नहीं थी? हम सब सारे एंगल पे बात कर रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंटरनेशनल उड़ान है, फ्लाइट है, बहुत सारी चीजों को देखा जाता है, समझा जाता है। उस एंगल पे भी जाएं तो क्या वहां कोई कमी हो गई है? क्या वहां कोई चूक हो गई है? क्योंकि उसको क्रॉस करने के बाद कोई चला जाए और चीजें हो जाएं, ये भी थोड़ी सी मतलब नहीं समझ से परे हो रही है। अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में यह चीज बोली थी, हमारे देश के अंदर जब तक जाफिर हैं, जयचंद हैं, ये हो सकता है, पॉसिबल है। एवरीथिंग इज पॉसिबल जब तक हम अपने अंदर ये जयचंद और जाफिर खत्म नहीं करेंगे। जो आई डोंट वांट टू कमेंट, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, गौरव जी ज्यादा अच्छा बता सकते हैं, बट मैं तो यही कहूंगा कि दिस इज द टाइम द होल कंट्री हैज टू बी यूनाइटेड। ठीक है, बिल्कुल। थपलियाल जी, आवाज पहुंच रही सर मेरी? जी हाँ, आपका वीडियो एक्चुअली आज मैं देख नहीं पा रही हूँ, इसलिए मुझे आप दिखे नहीं, तो मुझे लगा पता नहीं आप कनेक्ट हैं या नहीं। थपलियाल जी, इस चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि आप भी एक रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत सारी चीजों पर जो बात निकल कर आ रही है, इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कोई चूक का एक हिस्सा हो सकता है? सर, लगता तो नहीं है। लगता इसलिए नहीं है क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए आप अमूमन वैसी फ्लाइट्स में भी आप जाइए, बहुत सारी सिक्योरिटी होती है, एयरपोर्ट से लेके फ्लाइट तक, अंदर उसके पहले एंट्रेंस, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट थी, इतना सब कुछ था, ड्रीम लाइनर था, उसके बावजूद ये हुआ। देखिए, टेक्निकल क्या हुआ ये ब्लैक बॉक्स आएगा, पता चलेगा। लेकिन दूसरे एंगल पे जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, या राजीव जी भी जो कह रहे थे, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की एक थॉट डेवलप हो गई है, जो इवन ये आर्मी अफसर, विंग कमांडर रैंक के व्यक्ति को जाफर क्या नाम ले रहे हैं हम लोग, और ये नाम लेकर अगर हम और दुश्मन तो नहीं पाल रहे। देश एक हो सकता है, देश का नेतृत्व अगर सारे लोगों को दुश्मन बनाता रहेगा तो हम सब एक हो जाएंगे, तो फिर क्या फायदा है। आज चाइना एक ऐसा एनिमी हमारे बगल में बैठ गया है कि हमने देखा था उस समय, आई कांट फॉरगेट दो इंसिडेंट, कि जब हमारा जनरल बिपिन रावत एकदम से अनएक्सपेक्टेड, और हमें कुछ भी पता नहीं लगा, और उसने केवल चाइना के खिलाफ एक स्टेटमेंट दी थी, और हमने बोला कि चाइना के खिलाफ स्टेटमेंट देने का कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि हमारा हेलीकॉप्टर, लेकिन उस हेलीकॉप्टर का आज दिन तक विंग कमांडर साहब क्या कुछ बाहर उस समय सर्विस में रहे होंगे, नहीं रहे होंगे, लेकिन वो एक बहुत बड़ी इंसिडेंट इस देश के आगे थी, और उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हम लोग खाली अंधे होके बोल रहे हैं क्योंकि हमें नहीं बताया गया कि हमारा जनरल क्यों कैसे वहां से खत्म। वहां तो स्थिति ऐसे हो गई थी कि जो थोड़ा बहुत जिसमें सांस भी चल रही थी उसको भी मीडिया के आगे नहीं आने दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि जो टेक्नोलॉजी आज चाइना जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से पाकिस्तान के यहाँ ढिंडोरा पीट रहा है कि हमने तुम्हारे राफेल को ऐसा कर दिया, और उसमें जो टेक्नोलॉजी का सैटेलाइट के माध्यम से जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाना हम समझते हैं, उसमें भी हम अंधेरे में, हम कुछ नहीं बता सकते। लेकिन जो कुछ चर्चाएं हमें विदेश के मीडिया से मिली हैं, तो उसमें हमें आशंकाएं हैं कि कहीं ऐसा टेस्ट तो नहीं हो रहा कि हमारे भीतर आके भी उनकी टेक्नोलॉजी का एक टेस्ट हो रहा हो। और ये बड़ी चिंता का विषय, क्योंकि किसी भी हालत में ये जो इंसिडेंट दिखाई दे रही है, ये साधारण घटना नहीं दिख रही है, ये असाधारण घटना दिख रही है। और जिस तरह से आपकी रिपोर्टिंग के माध्यम से हमें पता लगा है कि यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसी कोई कॉल्स इस तरह से आई हैं जिन कॉल का रिलेशन अरब कंट्री से था, पाकिस्तान से था, तो इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन हमें खाली ये बोल के कि तुम एक हो जाओ और मुंह बंद रखो,
तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा देश में 20 से 25 करोड़ मुस्लिम समुदाय रहता है और उसको कब तक हम उसके नाम से एलिनेट करेंगे, तो हम घर के अंदर ही दुश्मन डेवलप कर देंगे, ये तो अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल थपलियाल जी, मेरे ठीक को है। बड़ा अजीब सा लग रहा है। यही तो चीज हो गई कि पहले भी सरकारें रही हैं, हमने अपने जो पड़ोसी देश थे उससे बना के, अब वो टाइम चले गया कि हम ऐसे हैं, बहुत बड़े दादा है, हम तोड़ के रख देंगे, मोड़ के रख देंगे। इसको कोई भी अंतरराष्ट्रीय कंट्रीज इसको बियर नहीं कर रही, दे आर नॉट लाइकिंग इट कि हमारी स्टेटमेंट इस तरह की आए, छोटे गुंडों की तरह स्टेटमेंट आए, बड़ी लीडरशिप के माध्यम से। ठीक ये है चिंता थपलियाल हो जी, रही है हमें। ठीक है हमें सर, चिंता हो रही है कि किस तरह इंटरनेशनल रिलेशन बढ़ाने पड़ेंगे हमें। ठीक है। क्योंकि हमारे पास समय की सीमा है, मैं चाहती हूँ सभी मेहमान बहुत जल्दी से अपनी बात रखें। गौरव जी, बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं इसके पीछे, मैंने पहले भी कहा था और अभी भी मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या अहमदाबाद या गुजरात का कनेक्शन नहीं लूंगी, लेकिन जो भी इसके पीछे का रीजन होगा, इसके हर पहलू को सामने लाकर पब्लिक डोमेन में लाना, और जो भी निकलता है वो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सरकार के लिए। राखी जी, देखिए अभी विंग कमांडर साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इशारा किया, और मुझे लगता है शुतुरमुर्ग होकर के अब ये देश नहीं चल सकता, और झूठी कवायद पढ़ना मित्रता की और विश्व में अपने संबंध को स्थापित करने के लिए भारत ने क्या नहीं किया। दुनिया के तमाम देशों के साथ इंटरनेशनल पॉलिसी के तहत, चाहे वो वैक्सीन मित्र योजना की बात करें या फिर उसी टर्की के अंदर जब भूकंप आया तो सबसे पहले सबसे ज्यादा मदद पहुंचाने वाला देश भारत था। तो भारत के बारे में कम से कम ये ना बताएं। और रही एक करने की जहां तक बात है, तो किसी भी संकट के स्थिति में देशवासियों को तो एक होना ही चाहिए, चाहे वो हिंदू हो और चाहे मुसलमान हो, और सभी समुदाय ने संकट के समय में एकता दिखाई है। तो इस तरह की बात करना कौन सा उसमें विभाजनकारी बात है? मैं तो नहीं समझ पा रहा हूं इसमें किसी भी तरह के विभाजन की बात है। और देश के अंदर क्या गद्दार नहीं है? क्या गद्दार नहीं है? क्या बड़े पैमाने पर जासूस नहीं पकड़े जा रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं? क्या ऐसे लोगों को चिन्हित नहीं करना चाहिए, इनको मित्र मान लेना चाहिए? लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की शुतुरमुर्गी मानसिकता से बाहर आना चाहिए। हमारे होमी जहांगीर बाबा को प्लेन क्रैश में खत्म कर दिया गया, नंबी नारायण को लंबे समय तक जेल में बंद कर दिया गया, तमाम सारे हमारे स्पेस के प्रोजेक्ट्स को बाधित कर दिए गए दुनिया की ताकतों के द्वारा। तो भारत आज बढ़ करके डंके की चोट पे जब बात करता है, स्पेस रिसर्च की बात करता है, अपने आयुध को स्वयं बनाने की बात करता है, जब अपने यहाँ एयरक्राफ्ट को बनाने की बात करता है, तो दुनिया के निगाह में चुभता है, क्योंकि भारत 60-70 साल से बाजार था। और कौन अपना बाजार खत्म करना चाहेगा, जरा बताइए तो? कौन चाहेगा कि भारत दुनिया के अन्य देशों में अपना बाजार खड़ा करे? तो एक थ्रेट तो है, उससे अब इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन ये हादसा बहुत दुखद है। उन सभी दुखद मृत्यु के प्रति मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री का उसमें दुखद अंत हुआ है। मुझे लगता है कि इस विषय पर जब तक एजेंसी अपना फाइनल वर्डिक्ट न दे दें, जब तक इसकी जांच पूरी मुकम्मल ना हो जाए, पूरी बाहर ना आ जाए, तब तक इसमें किसी भी प्रकार का आक्षेप किसी के ऊपर लगाना वो बहुत जल्दीबाजी हो जाएगा, और समाज के अंदर एक नेगेटिव नैरेटिव को, परसेप्शन को खड़ा करना वो उचित नहीं है। मुझे लगता है कि उसका इंतजार करना चाहिए। ठीक है, पवन जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से। मैं फिर से एक बार कहूंगा कि जो दुखद घटना घड़ी, ये निशब्द है हम लोग, और हम सभी लोगों को भावपूर्ण आदरांजलि, श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। मैं यही प्रार्थना करूंगा कि फ्यूचर के अंदर ऐसी घटना जो टेक्निकल अगर रीजन से हुई होगी तो उस चीजों के ऊपर बहुत बारीकी से अभ्यास हो, और फ्यूचर में कभी भी ऐसी दुर्घटना न घटे, इसके लिए हम जितनी ज्यादा कोशिश कर सकते भारत की तरफ से वो प्रयास होना चाहिए। और अगर किसी भी रूप में अगर इसमें कोई मिस्चीवियस चीजें देखने को मिलती है, या जैसे आकलन किया जा रहा है कि हो सकता है कि कोई लोगों ने इसके अंदर विलिंगली अगर मिस्चीव किया होगा, तो उसका परिणाम बहुत ही विकट उनको भोगना पड़ेगा, क्योंकि भारत उतना अभी वीक या ऐसा देश नहीं है जो इतनी बड़ी घटना को वो माफ कर देगा। तो मैं सबको श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और ईश्वर चरणी प्रार्थना करता हूं कि ऐसी दुर्घटना दोबारा कभी न हो।
बिल्कुल ठीक बात है। बहुत जल्दी से अभिजीत जी, क्योंकि इस वक्त की कोई ऐसी लगातार, क्योंकि हर पल अपडेट आ रही है, आज दिन भर हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन जो है उसकी तरफ आगे बढ़ने की बात हो रही है। मुझे लगता है क्योंकि आप अहमदाबाद से ही जुड़े हैं, दिन भर के सारे इंसिडेंट्स आपने देखे होंगे, क्या लग रहा है अब तक की चीजों को, अभी शाम तक की चीजों को देखने के बाद कितनी तेजी से कल एक कोई बड़ा इनपुट हमें मिल सकता है? बिल्कुल, जिस तरह से डीजीसीए की टीम आ चुकी है और जांच कर रही है, इंक्वायरी कर रही है, और जिस तरह से ब्लैक बॉक्स मिले, कॉकपिट की जो कन्वर्सेशन है वो सब मिले, उसके बाद साथ में ग्राउंड सपोर्ट स्टाफ जो है उसकी भी इंक्वायरी होगी, उसकी भी पूछताछ होगी। उसके बाद अगर कहीं पे सुरक्षा चूक हुई है तो उसके पहलू पे भी जांच पड़ताल होगी, और साथ में जो अगर किसी का कोई कॉल आई है, कोई किसी ने इसको ब्लास्ट करके उड़ा दिया है, ऐसी कोई घटना है तो उसके ऊपर भी जांच पड़ताल होगी। और हालांकि अभी जो समय है, जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद पूरे देश में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ मिलकर और पूरे देशवासियों ने एक साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जो हुई, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसको हमारे सामने है। तो उसके तहत ही ये इस तरह की जो घटना हुई है, तो उस समय भी सभी पक्ष और विपक्ष को साथ में मिलके और सभी देशवासियों के एक साथ रह के ऐसे जो मिस्चीवियस हरकतें करते हैं उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और उनको जड़ मूल से खत्म कर देना चाहिए। ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा और कुछ ना कुछ जांच पड़ताल में बाहर आएगा, और जो भी कल्प्रिट होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई केंद्र सरकार करेगी, ये पक्का बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि समय की सीमा है। आरपी श्रीवास्तव जी, बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया। राखी, इतना ही कहा जा सकता है कि जब तक जांच नहीं हो जाती है तब तक कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है। घटना बहुत बड़ी है, बहुत दुखद है और पूरे देश को स्तब्ध करने वाली घटना है। तो हमें लगता है कि जो भी फैक्ट सामने आएंगे, निश्चित रूप से सरकार इसमें बड़ी तत्परता बरतेगी, और हमारा देश इतना कमज़ोर भी नहीं है कि इन सारी चीज़ों को खंगाल न सके। बिल्कुल खंगालने का प्रयास होगा, और ये घटना पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए बड़ी ही चिंता का विषय है। बिल्कुल सही है, और वाकई में इस पूरी घटना को देखने के बाद ये हादसा तो है ही, इसमें साजिश किसकी है, क्या है, कौन से कॉल्स थे, क्या हुआ, किसका फॉल्ट था, ये तो पूरी इन्वेस्टिगेशन जो होगी उसके बाद ही पता चलेगा। इंतजार हमें कल का बहुत ज्यादा हो रहा है कि क्या एक जांच के बाद कोई चीज आना शुरू होती है। फिलहाल समय हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बर्निंग प्लेन हादसा या साजिश बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन एक बात तो है, देखिए जो चला गया। टाटा ग्रुप ने, जो मृतक के परिजन हैं, उन्हें 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी कर दी है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण वो होगा कि आखिर इस तरह की घटना दोबारा ना हो, और इसके पीछे मुख्य रूप से क्या निकला और क्या कड़ियां जुड़ी हैं। यदि वाकई कोई दोषी है या किसी की फॉल्ट है, किसी की चूक है, क्या कोई बाहरी हस्तक्षेप था, ये बहुत गंभीर सवाल है। यदि होता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई भी निश्चित तौर पर की जाएगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।